नमस्ते किसान भाइयों। मेरा नाम नितेश जसानी है और इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जैव वाटिका कृषि पाठशाला पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत है। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों तक खेती और खेती से जुड़ी समस्त समस्याओं का हल हम आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रयास काफ़ी पसंद आएगा। और अगर इस प्रयास के साथ में आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ में आगे कमेंट बॉक्स में आप आपके सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तो आप जब जब चाहेंगे कि किसी भी तरह से अगर आपको खेती में कोई समस्या आ रही है, किसी फसल में किसी कीट या व्याधि का अगर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ सलाह देना चाहें तो आपकी सलाह का भी हमेशा स्वागत किया जाएगा। और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर प्रश्न का जवाब हम लोग पूरी तरह से आपको देने की कोशिश करें। तो आइए आज की परिचर्चा हम लोग शुरू करते हैं। अब आज का जो विषय है वो मुख्य रूप से एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में आप सभी लोगों ने मिट्टी परीक्षण के बारे में तो आपने खैर सुना ही होगा, लेकिन एक आम किसान भाई की जो धारणा होती है कि साहब हम लोग मिट्टी परीक्षण इसलिए करवाने वाले हैं कि हमको ये पता चल जाए कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग तत्वों को कम या ज़्यादा कर करके अपनी मिट्टी में दे पाएँ। लेकिन उन तत्वों से भी ऊपर क्या है? उन तत्वों से ऊपर है उस मिट्टी की आत्मा। और आत्मा मतलब अगर उस मिट्टी में से उसकी आत्मा को खींच करके बाहर निकाल दिया जाए तो कोई भी तत्व या आपके द्वारा दिया गया कोई भी रासायनिक खाद पौधों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। जी हाँ, कहने का यह तात्पर्य है कि आप लोगों ने जब भी किसी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट को अगर आपने हाथ में अपने रख करके ध्यान से देखा हो तो अधिकतर किसान भाइयों की नज़र सीधे तत्वों पे ही जाती है, लेकिन उन तत्वों से भी पहले कुछ चीज़ें आती है जिनके बारे में आपको खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही एक तत्व की जिसका नाम है जैव कार्बन या जैविक कार्बन के नाम से भी आपको आपकी रिपोर्ट के अंदर इसको देखने को मिल जाएगा। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। अब सबसे पहले हम लोगों को ये समझने का बात है कि ये जैविक कार्बन होता क्या है। तो अब जिस तरह से हम लोग इस चर्चा में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होती चली जाएगी। देखिए किसान भाइयों, जैविक कार्बन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी जीवांश पदार्थ अपनी मिट्टी के अंदर प्रयोग किए हैं, चाहे वो गोबर का खाद हो या फसलों के अवशेष या फिर कोई भी दूसरा ऐसा खाद जो कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो जब इनका अपघटन होता है तो अपघटन के फलस्वरूप कई प्रकार की जैविक क्रियाएं इससे जुड़ी हुई है। और ये जैविक क्रियाएं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होती है और धीरे धीरे करके ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके आपको उसको पूरी तरह से ये ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैविक कार्बन की जो एक निर्धारित मात्रा है या एक जो स्टैंडर्ड जो पैमाना है किसी रिपोर्ट का, वो क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो मिट्टी परीक्षण का एक जो स्टैंडर्ड, एक जो निर्धारित जो पैमाना है वो तकरीबन अगर मान लीजिए किसी किसान भाई का रिपोर्ट में जैव कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.5% के बीच में अगर कहीं आती है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा, अगर 0.5 से 0.75% के अगर बीच में आ रही है तो आपका ये जो जैव कार्बन की जो मात्रा है मिट्टी के अंदर वो अच्छी मानी जाएगी। और अगर 0.75 से 1.5% अगर यही जैव कार्बन की मात्रा आती है, इसका मतलब आपकी मिट्टी के अंदर जैव कार्बन पर्याप्त मात्रा में है और आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसकी उर्वरक क्षमता बहुत बेहतर है, जिससे आपको कभी भी उत्पादन में कोई कमी पेशी नहीं आने वाली है। और इसी के साथ ही साथ में उन पौधों की प्रतिरोधक क्षमता जो उस मिट्टी में लगे हुए हैं वो प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कुछ 2 लाइनों में तो मैंने आपको ये चीज़ें सब समझा दी है, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से अगर इसमें हम लोग चर्चा करें तो क्या होने वाला है ये अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब जैविक कार्बन के बारे में बात की जाती है तो कोई भी जीवांश पदार्थ
जो अलग अलग प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से जिनका निर्माण हुआ है, चाहे वो गाय या भैंसों के द्वारा मिलने वाला गोबर का खाद हो, तो उस गोबर को लेकर के आप लोग जब खाद का निर्माण करते हैं तो उसमें आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी और समझनी पड़ेगी। हम लोग अधिकतर बात करते हैं कि यार ये कच्ची खाद है, ये पकी हुई खाद है। तो कच्ची और पक्की खाद का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखें। कच्ची खाद का मतलब ये होता है कि वो खाद पूरी तरह से अपघटित नहीं हुई है, और वो पूरी तरह से अपघटित नहीं हुई है इसका मतलब क्या हुआ है, उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा चलने वाली क्रियाविधि अभी भी बाकी है। अगर वो बाकी है तो उसका तापमान पूरी तरह से डाउन नहीं हुआ है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा उसका तापमान। और जो आपने गोबर का खाद लिया था उसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो अभी भी जटिल रूप में बने हुए हैं। किसान भाइयों, क्या होता है कि जटिल रूप में जो भी तत्व मिलते हैं, पौधा कभी भी उन जटिल तत्वों को उठा नहीं पाता, उन जटिल रूपों को अपना नहीं पाता। उन जटिल रूपों को तोड़ने वाला कौन होगा वहाँ पर? सूक्ष्म जीव होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, या फिर एक्टिनोमाइसीट्स हो सकते हैं। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जटिल यौगिकों को सरल रूप में ब्रेक डाउन करके, यानी सरल रूप में तोड़ तोड़ करके उसको घुलनशील अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो और जो पकी हुई खाद है, पकी हुई खाद में यही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि खाद पूरी तरह से जब पक जाती है तो उसका तापमान भी काफ़ी कम हो जाता है। तापमान कम होने के बाद में उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे मतलब बैक्टीरिया या ऐसे फायदा पहुंचाने वाले सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं जो आपकी फसलों को सहायता करते हैं। अब ये सूक्ष्मजीव क्या क्या हो सकते हैं? ये सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, कुछ फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं, कुछ पोटाश को घोलने का काम करते हैं। इसी प्रकार से कुछ फायदा पहुंचाने वाली फंगस भी वहां पर डेवलप होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा भी कभी कभी इस पके हुए अच्छे गोबर के खाद के अंदर पाया जाएगा, और साथ ही साथ में वहां पे पाया जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिट्स भी एक इस प्रकार का ग्रुप है जो बैक्टीरिया और फंजाई का कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, तो अगर एक्टिनोमाइसिट्स की संख्या आपकी जमीन के अंदर अच्छी है, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो वहां पे पड़ा हुआ है, उस कार्बनिक पदार्थ को पूरी तरह से तोड़ने का काम ये तीनों मिलकर के करने वाले हैं। मतलब बैक्टीरिया, फंगस और एक्टिनोमाइसिट्स, ये हर जटिल यौगिक को तोड़ करके सरल रूप में परिवर्तित कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने खेतों में कच्चा खाद डाला तो वहां पे कुछ गड़बड़ियां भी होंगी। तो हम लोग लाभ और हानि दोनों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये समझना है कि गलती से भी अगर हम लोग कच्चा खाद डाल देते हैं तो उस कच्चे खाद का नुकसान क्या है। देखिए किसान भाइयों, क्या होता है, खाद को पकाने के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर खाद अच्छा नहीं पका है, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसमें से नमी तो पूरी तरह से जा चुकी है, और नमी के अभाव में वहां पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। और पके हुए खाद में क्या होगा, वहां पे सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ले करके अपनी संख्या को भी बढ़ाएगा, उसके पोषक तत्वों को भी लेगा अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और जटिल यौगिकों को सरल रूप में तोड़ करके खाद को बनाता चला जाएगा। अब सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो खाद में लगने वाला जो समय है ये कितना हो। अगर आप जमीन के ऊपर बेड बना करके इस प्रकार के खादों का निर्माण करते हैं तो 4 से 5 महीने में ये खाद बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप जमीन में गड्ढा कर करके और ये गोबर लगातार एक के ऊपर एक ढेर लगा करके आप बनाते चले जा रहे हैं तो ये खाद पूरी तरह से कभी भी बन नहीं पाता। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गड्ढे के सबसे ऊपरी वाली जो सतह है वो सीधा धूप पड़ने की वजह से पूरी तरह से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसमें नमी तो बची नहीं है। तो ड्राई होने की वजह से वो ऊपर की जो परत है वो रह गए खाली सूखे कंडे। जी हाँ, केवल सूखे कंडे। और जब आप उस 1 से 1.5 फीट की परत को नीचे हटा करके देखेंगे तो वहां पे आपको काले या भूरे रंग का भुरभुरा चाय पत्ती जैसा दानेदार खाद आपको नजर आएगा। और अगर आप उससे भी और भी निचली सतह पे जाएं, जब उस गड्ढे की तले में जाएंगे
तो आपको कभी कभी उस गड्ढे के अंदर हरे रंग का गोबर नजर आता है। तो हरे रंग का गोबर मतलब वो अभी भी कच्चा है, वहां पे ज्यादा पानी के भराव या जमाव की वजह से वो पूरी तरह से खाद में परिवर्तित ही नहीं हुआ है। लेकिन अब हम लोगों से गलती क्या हो जाती है कि हम लोग इस पूरे गड्ढे में से उस गोबर को उठाते हैं जो आधा कच्चा है और आधा पक्का है, और उसको उठा करके भरी गर्मी के मौसम में अपने खेतों में डाल देते हैं। लेकिन खेतों में डालने के बाद अब जो ज़्यादा नुकसान है वो हम लोगों को उस खेत की मिट्टी में समझ में आना शुरू होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो खाद जो कच्चा रह चुका है वो कच्चा खाद अब उस खेत में जाकर के पकेगा और उस जमीन की जो नाइट्रोजन है ये वहां से ये उठाना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि खाद को पकने के लिए भी नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है जो उन सूक्ष्म जीवों को लगने वाला है। अब ये जमीन से नाइट्रोजन ले करके वहां पे उस खेत में जाके पकना शुरू होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों कि आपके खेत के अंदर नाइट्रोजन की भी कमी आएगी। इसका मतलब आपको यूरिया और ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लाना होगा। दूसरा नुकसान, तो नाइट्रोजन वाली तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा नुकसान ये होगा भाइयों कि उसी गड्ढे के अंदर हानिकारक जो फफूंदे जो जम चुकी थी, जैसे फ्यूजेरियम है या राइजोक्टोनिया है, ये भी इसी गड्ढे से आकर के हमारे खेतों में फैलती है। और फिर इन्हीं फफूंदों को रोकने के लिए आप लोग तरह तरह के कई प्रकार के जो मार्केट में जो केमिकल फंजीसाइड्स अवेलेबल हैं वो आपको सिंचाई में भी देने पड़ते हैं और ऊपर से आप स्प्रे भी लगा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आप लगातार करते चले जाएंगे तो आपकी मिट्टी की जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो भी लगातार कम हो रही है, क्योंकि जो फायदा पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन्हीं सभी केमिकल फंजीसाइड से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और साथ ही साथ में तीसरा बड़ा नुकसान कि ये जो कच्चा गोबर का जो खाद था जो आपने लिया है, इसी कच्चे गोबर के अंदर गोबर का कीड़ा यानी वाइट ग्रब, जिसको हम लोग सफ़ेद लट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके अंदर माइट्स या फिर निमेटोड का अटैक आपके उसी खेत के अंदर और ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसे कई प्रकार के जीव होते हैं जिनको अपना जीवन चक्र पूर्ण रूप से चलाने के लिए ऐसे ही तरह के कच्चे मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप खाद को अच्छे से पकाइए और अच्छे से बनाइए। अब खाद को अच्छे से पकाने या बनाने की जो विधि है वो आपको थोड़ा सा समझना है भाइयों। जीवामृत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके अंदर हम लोग लगभग 200 लीटर के एक ड्रम के अंदर आप 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और साथ ही साथ में बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी आप लेते हैं। ये पूरा घोल आप 48 से 72 घंटे के लिए रख करके आप सुबह शाम इसको लकड़ी से हिलाइए। और जहाँ भी ज़मीन के ऊपर आपने एक बेड बना रखा है, गोबर का ढेर जो आपने लगा रखा है, उसका साइज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। 4 से 5 फीट चौड़ा, ऊंचाई में 3 फीट ऊंचा। और इस पूरे ढेर के ऊपर लगभग अगर 5 टन का अगर आपका ये गोबर का ढेर है तो उसमें आपको 200 लीटर जीवामृत का घोल छिड़क करके फावड़े से एक बार कटिंग करके पलट के उसको रख देना है। इस प्रकार से अगर आप खाद बनाएंगे तो जो जो कच्चे खाद की जो मैंने समस्याएं आपको बताई है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अनावश्यक रूप से आप जिस जिस प्रकार के रासायनिक फफूंदनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपको कभी करना नहीं पड़ेगा। जब आप जमीन पे बेड में बनाएंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक उस बेड में एक जैसा खाद तैयार होगा, जिसका फायदा आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही मिलने वाला है। अब इससे जो मिलने वाला फायदा होगा वो और क्या क्या हो सकता है ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। सबसे पहले तो क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी मतलब मिट्टी के कणों की बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण क्या होगा, मिट्टी के अंदर हवा का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अगर ये कणों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ चुकी है या जड़ों के अंदर अगर सुचारू रूप से हवा अगर पहुंच पा रही है तो वहां पे जड़ों का विकास बहुत गहराई तक और बहुत अच्छे से होता है। जबकि आपने देखा होगा अभी आप कितने कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चला रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले इतने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। इसका मुख्य कारण ये है कि आपकी मिट्टी कड़क हो चुकी है। अगर आपको मिट्टी को दोबारा नरम, मुलायम या भुरभुरा बनाना है तो आपको गोबर का खाद या केचुआ खाद पे जाना ही पड़ेगा। और आप इसको अच्छे से बनाइए, पकाइए और फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और आमतौर पर काफ़ी सारे किसान भाइयों की साथ में ये समस्या होती है कि भाई हमारे पास में अभी तो पशु नहीं है। हम लोग पहले पशु रखा करते थे लेकिन अब पशु नहीं है और गोबर का खाद काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो उन किसान भाइयों के लिए एक दूसरा विकल्प ये है कि आप किसान भाइयों फिर हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद का मतलब क्या होता है, जैसे सनई है, ढेचा है, लोबिया है, ये फसलें
अगर आप पहले एक बार लगा लें खरीफ के सीज़न से पहली बारिश में ही, तो इन फसलों का जैसे ही समय लगभग 30 से 40 दिन के आसपास में जब ये हो जाएगी, तो इनमें फूल बनने के पहले, यानी फूल आने के पहले अगर आप इसकी पलवार बिछा दें, तो ये पलवार पूरी के पूरी खेत की मिट्टी में ही दबती चली जाएगी, और दबने के बाद ये पूरा के पूरा जो हरी खाद है ये पूरा बायोमास उस मिट्टी को दे देगा। ठीक है। अब उस पौधे के अंदर पाए जाने वाला वो कार्बनिक पदार्थ और साथ ही साथ में उस पर पाए जाने वाले पोषक तत्व, सब कुछ आप ही के उस खेत की मिट्टी के अंदर घुल मिल करके रह जाएंगे। अब जैसे जैसे इनका सभी का विघटन होगा, चाहे मैंने जो आपको हरी खाद बताया है या फिर गोबर के खाद का जो तरीका बताया है, इन सभी प्रकार के पदार्थों का धीरे धीरे अपघटन हो करके ये ह्यूमस में परिवर्तित होता है। तो ह्यूमस का मतलब क्या हो गया? ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थों या जीवांश पदार्थों के लगातार धीरे धीरे होने वाले अपघटन के बाद आने वाली एक अवस्था का नाम है। ये एक ऐसी अवस्था है, अगर ह्यूमस आपकी मिट्टी के अंदर रहेगा तो आपका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, और आपके द्वारा दिया गया चाहे कोई भी रासायनिक खाद हो, उन तत्वों को भी रोक करके रखने का काम इसी ह्यूमस का होता है। ठीक है। अब ह्यूमस का दूसरा फायदा क्या है? जब भी कभी बारिश के मौसम में बहुत, अगर मान लीजिए तेज बारिश हो गई, या अगर आप भी बार बार सिंचाई करते जा रहे हैं कुछ दिनों के लगातार इंटरवल में, तो क्या होता है कि हर बारिश के साथ में जड़ों की जो गहराई है, अगर आपने जड़ों के आसपास में जो भी कुछ अपने पोषक तत्व दिए हुए हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर दिया हुआ है, तो उस जड़ क्षेत्र से भी नीचे हर पानी के साथ में वो तत्व गहराई में जाता चला जाएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीचिंग और हिंदी में कहा जाता है निच्छालन। तो ज़्यादा पानी लगाने की वजह से वो तत्व आपकी जड़ों से ही दूर हो जाते हैं। अब दूर होने का दूसरा जो मुख्य कारण था वो क्या था? ह्यूमस में कमी। अगर आप लगातार कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके खेत में ह्यूमस भी बढ़ेगा, और उसी अच्छे वाले ह्यूमस की वजह से ये तत्व वहाँ पे रुक के रहेंगे। वो ह्यूमस उन तत्वों को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये जिस मिट्टी की आत्मा के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ये मिट्टी की आत्मा का ध्यान भाइयों आप लोगों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मैं सोचता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसमें और भी कुछ आपके सुझाव अगर आप किसान भाई देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ अपने सुझाव दे सकते हैं। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लगातार चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते भी रहें और नए नए टॉपिक्स पे या नए नए विषयों पे हम लोग चर्चा करते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल जैव वाटिका कृषि पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।